तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग, प्रेशर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रेशर किस टाइप के मिलते हैं, प्रेशर में हमको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वेरिएशन मिल रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉस प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एक्सेट्रा। और फिर हम बोल रहे हैं कि तो फिर प्रेशर का डेफिनेशन क्या है। प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया और दिस फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, है ना। और ये यहाँ पे अगर हम F एक फोर्स लेते हैं और थीटा डिग्री एंगल पे अगर सरफेस पे लग रहा है तो फिर हम बोल रहे हैं कि F cos थीटा अपन A इतना हो जाएगा मेरा प्रेशर। और प्रेशर का यूनिट क्या बोल रहे हैं, क्योंकि फोर्स है तो फिर न्यूटन होगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल। 1 atmospheric pressure is approximately equal to your 10 to the 5 पास्कल। तो पास्कल क्या है कि काफी छोटा यूनिट है, 10 to the -5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो हम लोग इंडस्ट्री में क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं बार, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, पीएसआई, एमएम, डब्ल्यूसी, एमएमएचजी। एमएमडब्ल्यूसी, एमएमएचजी ये सब छोटा प्रेशर है, बहुत ही लो प्रेशर के लिए यूज कर रहे हैं। बाकी जो है 1 atmospheric pressure is approximately equal to your 1 bar is approximately equal to your 1 kg per centimeter square, approximately equal to your 15 psi। और अगर देखें एमएमडब्ल्यूसी में तो 10,000 एमएमडब्ल्यूसी मतलब 10 मीटर, 10 मीटर हाइट का, है ना। और 760 mm ऑफ एचजी। अब हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये आटा क्या है, एटीए प्रेशर। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर क्या क्या है। तो हमने देखा कि हम जहाँ पे है अर्थ पे, तो अर्थ के सरफेस के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, मतलब एक्स्ट्रा एक तो गैस प्रेशर है। और जिस गैस प्रेशर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, जीरो प्रेशर पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये चारों तरफ है तो बैलेंस्ड है। हमको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे प्रेशर है कि नहीं है, तो हम इसी को जीरो मान के चल रहे हैं, लेकिन ये तो है नहीं जीरो। एक्चुअल जीरो कहाँ पे मिल रहा है हमको, एक्चुअल जीरो मिल रहा है स्पेस में, यहाँ पे प्योर वैक्यूम है हम बोल रहे हैं। तो अगर मैं एक गेज बनाता हूँ, प्रेशर गेज बनाता हूँ, और प्रेशर गेज का जीरो सेट करता हूँ यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जीरो पे, और इसको लेके अगर मैं स्पेस पे चला जाता हूँ, तो मेरा जो निडल है वो +1 की तरफ मूव करेगा कि -1 की तरफ मूव करेगा। ये +1 की तरफ मूव करेगा कि -1 की तरफ मूव करेगा। क्या दिनेश बताओ भाई, कुछ तो बोलो। +1 -1, अच्छा तुम लोग चैट पे दे रहा है, हम चैट पढ़ता नहीं। ओके 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 ठीक है। अंशुमान का माइक काम नहीं कर रहा है, चैट पे मेरा ध्यान नहीं जाता है एक्चुअली, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ ना। तो एनीवेज, सो ये -1 की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है, आप यहाँ से निकल के जा रहे हो, और इसका मतलब प्रेशर कम हो रहा है ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर कम होते होते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो जीरो है, दिस जीरो, इसी को जो स्पेस में है, इसी को आप बोल रहे हो कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, क्योंकि ये एब्सोल्यूट जीरो है, एकदम जीरो, उससे नीचे और जीरो जा नहीं पा रहे, है ना। और जो इसको हम पकड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर पे बैठ के, अर्थ के सरफेस पे, इसको हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक जीरो। इसको क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक जीरो। ठीक है, तो एक हो गए एब्सोल्यूट जीरो, एक हो गया आपका एटमॉस्फेरिक जीरो, जिसको हम मान के चल रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जीरो है नहीं। वो कितना प्रेशर है, यहाँ पे कितना प्रेशर है, यहाँ पे है आपका 760 mm प्रेशर, और वो भी जगह जगह पे वेरी कर रहा है ना, मान के चलेंगे। बट ऑलमोस्ट इक्वल टू योर 760 mm ऑफ Hg प्रेशर अर्थ के सरफेस पे है, सी लेवल पे अगर आप देखते हो। और
उसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक जीरो प्रेशर बोल रहे हैं। क्लियर हो गए? अब पकड़ लो, ये है मेरा एटमॉस्फेरिक जीरो लेयर, एटमॉस्फेरिक जीरो प्रेशर, और ये है मेरा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना नीचे? 760 mmHg। और इसी को क्या बोल रहे हो आप? बोल रहे हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये इतना नीचे है। अब कोई भी गॉज जो बनाते हैं हम, प्रेशर गॉज जो बनाते हैं, प्रेशर गॉज को अगर आप लगाते हो तो अगर आप एटमॉस्फेरिक जीरो से ऊपर कोई एक पॉइंट पे अगर आप प्रेशर मेजर करना चाहते हो, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया P, इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेशर मेजर करना चाहता हूँ। अब मेरे हाथ में दो स्केल है, या तो मैं एटमॉस्फेरिक जीरो को डेटम लाइन पकड़ू तो मुझको क्या मिलेगा? एक प्रेशर मिलेगा, पकड़ लो P1। और अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो को डेटम लाइन पकड़ू तो सेम प्रेशर जो है वो मुझको मिलेगा P2। और यहाँ पे सिंपली अगर मैं देखता हूं तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू योर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 760 mmHg, है ना? तो ये P2 प्रेशर जो है इसको मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट प्रेशर, P1 जो है उसको मैं बोलूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दैट प्रेशर व्हिच इज मेजर्ड एटमॉस्फेरिक जीरो एज डेटम लाइन। कि आप एटमॉस्फेरिक जीरो को जीरो पकड़ के आप उसको मेजर किए हो। एब्सोल्यूट प्रेशर इज दैट प्रेशर व्हिच इज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो। क्लियर हो गया? अब अगर हम कोई भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक जीरो को डेटम लाइन पकड़ के मेजर करते हैं, अगर हम एटमॉस्फेरिक जीरो को डेटम लाइन पकड़ते हैं तो देखो मेरे पास जगह है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ऊपर जाएगा तो स्केल पॉजिटिव दिखाएगा, नीचे आएगा तो स्केल निगेटिव दिखाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर आप बोल दो गॉस प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि गॉस में यहाँ पे लगा दूं, एक नॉर्मल गैस जो है वो मैं यहाँ पे लगा दूं, तो यहाँ पे जो गॉस का प्रेशर आएगा वो किधर को आएगा? निगेटिव तरफ आएगा, है ना? और यहाँ पे लगाओ तो पॉजिटिव तरफ जाएगा। तो गॉस में जो प्रेशर दिखाता है उसी को हम बोलते हैं गॉस प्रेशर। वो चाहे पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अब पॉजिटिव निगेटिव प्रेशर कैसे हो रहा है? कि वो एटमॉस्फेरिक जीरो से ऊपर है कि नीचे। अगर एटमॉस्फेरिक जीरो से ऊपर है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में दिखाएगा ये गॉज, और अगर नीचे है तो इस तरफ आएगा, नेगेटिव साइड में दिखाएगा। इसीलिए आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर, एंड पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर बोथ आर नथिंग बट योर गॉस प्रेशर। ठीक है? अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर हो गया, एटमॉस्फेरिक जीरो प्रेशर क्लियर हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर क्लियर हो गया, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर भी क्लियर हो गया। वैक्यूम प्रेशर मतलब एनी प्रेशर व्हिच इज बिलो योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक जीरो से नीचे का कोई भी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रेशर को बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। ठीक है? इस तरफ कोई भी प्रेशर है उसको हम बोल रहे हैं वैक्यूम प्रेशर। अब पकड़ लो एक पॉइंट है यहाँ पे P3 बोल देता हूँ। अब P3 को जब मैं मेजर कर रहा हूं तो मेरे हाथ में ऑप्शन है कि मैं कौन सा जीरो से इस प्रेशर को मेजर करूं, कि एटमॉस्फेरिक जीरो से मेजर करूं कि एब्सोल्यूट जीरो से मेजर करूं, है ना? वी आर हैविंग बोथ द ऑप्शन। तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक जीरो से मेजर करता हूं तो पकड़ लो यहाँ पे मुझको मिलता है माइनस 0.2 ATM और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? -0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
और अगर मैं यही प्रेशर को एब्सोल्यूट जीरो से मेजर कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा ये प्रेशर एटमॉस्फेयर यूनिट पे क्या हो जाएगा एटीएम पे 760 प्लस। हाँ तो इसको 1 एटीएम पकड़ लेते हैं तो ये वाला P3 प्रेशर कितना दिखाएगा एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू योर यहाँ से यहाँ पे अगर आएंगे तो कितना दिखाएगा 1 minus 0.8 और यही प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है एब्सोल्यूट में डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आप कंडेंसर का प्रेशर जब बोलोगे तो कंडेंसर का प्रेशर क्या होता है आप किसी भी डिजाइन मैनुअल को खोलो तो आपको कंडेंसर का जो प्रेशर है वहां पे लिखा मिलेगा 0.1। ओके अब व्हाट इज दिस आप खोल के आप पजल हो जाओगे यार क्या लिखा है यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आप जहां पे वैक्यूम आपको कोई भी टरबाइन का मैनुअल खोल लो जहां पे आपका प्रेशर लिखा हुआ है वो प्रेशर मिलेगा आपको मशीन का मेनली प्रेशर मिलेगा आपको 8 और इसका मतलब होता है कि आपका ये है एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट। इसका मतलब 0.1 अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो मैं क्या पकड़ रहा हूँ इसको -0.9 यहाँ पे 0.1 देखो 0.1 कहाँ पे यहाँ पे कहीं पे है 0.1 और अगर 0.1 है तो ये ऊपर से नीचे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से देखेंगे तो कितना आ जाएगा -0.9 हो जाएगा है ना। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर +1। ठीक है तो एब्सोल्यूट प्रेशर को अगर निकालना है आपको एब्सोल्यूट प्रेशर में निकालना है तो दिस विल बी योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर +1। अभी यहाँ पे पुट करो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पकड़ लो यहाँ पे जो हमने निकाला था -0.2 तो ये अगर -0.2 होगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा आपका 0.8 और एब्सोल्यूट प्रेशर अगर आपका है कितना 0.1 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। सो ये कितना आ जाएगा -0.9 एटीएम और केजी पर सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं समझ गए सर। एनी कंफ्यूजन एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है प्रेशर मेजरमेंट प्रेशर की यूनिट्स में सोच अब प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या चाहिए गेजेस रहते मैनोमीटर तो चलो ठीक है बताओ मैनोमीटर और प्रेशर गॉज और क्या यूज करते हो ट्यूब प्रेशर ट्रांसमीटर बारोमीटर बैरोमीटर कहाँ यूज कर रहे हो आप इंडस्ट्री में ट्रांसमीटर मैनोमीटर यूज करते हैं ड्राफ्ट मेजरमेंट में कहीं पे अभी भी प्रेशर गॉज यूज करते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर्स यूज करते हैं है ना। और कुछ बोलना है
बोलना है तो बोलो, बहुत सारे वर्ड। तो किसी भी चीज को अगर मेजर करना है, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, एनीथिंग कैन बी मेजर्ड इफ वी कैन सेंस इट। क्या बोला? if since to measure anything can be controlled if we can measure it, and anything can be measured if we can sense it। ठीक है? किसी भी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप उसको मेजर कर सकते हो, उसका वेरिएशन पता चल जाता है, वेरिएशन पता चलता है तो फिर आप मेजर कर सकते हो। और अगर आप को मेजर करना है तो आपको पहले उस पैरामीटर को क्या करना पड़ेगा? सेंस करना पड़ेगा। ठीक है सर, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट आटा वंस मोर। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर हमको मेजर करना है तो उसको सेंस करना पड़ेगा। और जो प्रेशर मेजर करने के लिए जो सेंसर्स हम यूज करेंगे वो क्या क्या टाइप के सेंसर्स होंगे? प्रेशर मेजरिंग सेंसर्स की प्रेशर को मेजर करना है तो क्या टाइप का सेंसर हम यूज कर रहे हैं? ये तो हो गए इंस्ट्रूमेंट्स, मैनोमीटर बोल दिए, प्रेशर गोज बोल दिए, प्रेशर ट्रांसमीटर बोल दिए, ये सारे हैं इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज कर लेंगे। लेकिन ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है, इन इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए हमको चाहिए सेंसर जो प्रेशर को सेंस करे, है ना? तो वो सेंसर क्या है? प्रेशर को जो सेंस कर सकता है, और उसका आउटपुट क्या है? प्रेशर को सेंस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं डायाफ्राम। और डायाफ्राम का आउटपुट क्या होगा? वो प्रेशर, मतलब डायाफ्राम पता है ना? मालूम है सर। डायाफ्राम मतलब एक प्लेट है, हाँ, सिंपल सा एक प्लेट है ना? अब वो प्लेट को चारों तरफ अगर आप लगा देते हो, लगाते हो और एक तरफ से प्रेशर देते हो, तो इधर से जैसे प्रेशर देंगे तो क्या देगा? ये आउटपुट क्या देगा? डायाफ्राम। डायाफ्राम का आउटपुट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। मूव होगा। ये तो ऐसा है, यहाँ से जैसे ऐसे मारे तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को? डिस्प्लेसमेंट मिला। और डिस्प्लेसमेंट कैन इजीली बी मेजर्ड। हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर पाते हैं, है ना? दूसरा चीज बर्डन ट्यूब। बर्डन ट्यूब क्या है? बर्डन ट्यूब, और बर्डन ट्यूब का आउटपुट क्या होगा? देखा है बर्डन ट्यूब कभी? प्रेशर को उसको खोलो तो उसके अंदर इस टाइप से सी टाइप का बर्डन ट्यूब दिखेगा आपको। ठीक है, टेम्परेचर को खोलो, वहां पे इस टाइप का एकदम कैपिलरी का एक बर्डन ट्यूब दिखेगा, स्पाइरल टाइप। ठीक है, तो सी टाइप बर्डन ट्यूब, स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब हम यूज करते हैं। ये मेनली यूज होता है आपका टेम्परेचर गोज में, ये यूज होता है प्रेशर गोज में। ठीक है, अब बर्डन ट्यूब जो है उसका आउटपुट क्या होगा? इधर से आपका फ्लूइड इन करेगा, प्रेशर देगा, तो ये जो कार्ब्ड मेटेलिक आपने जो बना के रखा है ट्यूब, वो क्या करेगा? वो अनफॉइल होने की कोशिश करेगा। ये जगह इसका फिक्स्ड है, पाइप के साथ लगा हुआ है, फिक्स्ड। अंदर से इसका जो भी स्टीम जा रहा है, पानी जा रहा है, तो ये क्या करेगा? ये अनफॉइल करने की कोशिश करेगा, ये खुलने की कोशिश करेगा, प्रेशर पड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या दे रहा है? ये भी दे रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट। अब इस पॉइंट के साथ आप यहाँ पे लिंक लगाओ, आप यहाँ पे क्रैंक लगाओ और गियर पिनियन असेंबली लगाओ, फिर रोटेशनल मूवमेंट एक नीडल लगा के एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर ले लो, तो आपको प्रेशर दिखेगा।
कि इतना मूव होता है तो इतना प्रेशर में इतना मूव होता है, वो पहले से कैलिब्रेट कर लिया हमने, है ना। थर्ड वन इज योर बेलोस। बेलोस क्या होता है? इस टाइप का कोई एक ट्यूब है ना, जिसका साइड वॉल जो है, साइड वॉल जो है वो क्या है, कोरुगेटेड है। अब इधर से जब प्रेशर दोगे तो ये क्या करेगा, ज्यादा एक्सपांड करेगा, इस टाइप से एक्सपांड करेगा। जैसे आप लोग मैकेनिकल में एक्सपेंशन बेलोस यूज करते हो जगह जगह पे, कहीं पे भी एक्सपेंशन देना है, एक्सटेंशन देना है, तो वहां पे हम लोग एक्सपेंशन बेलोस यूज करते हैं। तो उसी टाइप का ये भी बेलोस है, और ये भी क्या दे रहा है मेरे को, फिर डिस्प्लेसमेंट ही दे रहा है, देखो मूवमेंट दे रहा है। और डिस्प्लेसमेंट को हम इजीली मेजर कर सकते हैं, चाहे वो स्विच लगा के हो, स्प्रिंग के साथ ये करके, या फिर गियर पिनियन बना के, है ना, या फिर कोई एक एलवीडीटी लगा के, कैपेसिटिव मूवमेंट करा के, तो किसी भी तरीके से हम इस डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं इजीली। क्लियर सर। तो ये हो गए 3 सेंसर, और यही तीनों सेंसर यूज करके हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे अपना इंस्ट्रूमेंट। जैसे डायाफ्राम सबसे ज्यादा यूज होता है आपका प्रेशर ट्रांसमीटर। प्रेशर ट्रांसमीटर में क्या रहता है, एक डायाफ्राम रहता है, एक तरफ से आप प्रेशर दोगे, ये जो मूव करेगा उसका मूव को सेंस करके आप इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को वेरी कराते हो, और उसका आउटपुट आता है आपको 4 to 20 मिलियन ट्रांसमीटर का, जिसको आप अपने पीएलसी में लगा रहे हो, डीसीएस पे लगा रहे हो, रिमोट लोकेशन कहीं पे लेके जा पा रहे हो, है ना। बर्डन ट्यूब ये मेनली यूज होता है कहाँ पे, प्रेशर गोज पे। अब प्रेशर गोज अगर बनाते हो इस टाइप से, और यहाँ पे अगर नीडल है आपके कैलिब्रेटेड स्केल में, तो इसको देखने के लिए आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। मतलब प्रेशर गोज किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये लोकल मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि आपने जहां पे इंस्टॉल किया है वहीं पे जाके आपको देखना पड़ेगा, है ना। तीसरा हो गया बेलोस। बेलोस कहाँ पे यूज होता है प्रेशर मेजरमेंट के लिए, प्रेशर स्विच में होता है। प्रेशर स्विच में होता है, और प्रेशर स्विच क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट पे अगर आपको कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन या फिर ऑफ करना है, चाहे वो अलार्म के लिए हो, चाहे वो ट्रिपिंग के लिए हो, तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर स्विच बोल रहे हैं। कि हम प्रेशर स्विच में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट दे देंगे। आप देखे होंगे इस टाइप का प्रेशर स्विच, जो ऊपर में ऐसा नॉब लगा हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग रहेगा, और यहाँ पे रहेगा आपका वो बेलोस, ठीक है, इसके अंदर रहेगा बेलोस, और इधर से प्रेशर इन करेगा। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, इस स्प्रिंग के टेंशन को हम ना इस नॉब से सेट करके रखेंगे। तो आप पकड़ लो, आपने 6 kg पे सेट करके रख दिया है, तो 6 kg का टेंशन दे रहा है। नीचे से जब 6 kg तक जाएगा तो ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। द मोमेंट ये जो नीचे का प्रेशर है वो 6.1 kg हो गया, बढ़ गया, तुरंत क्या करेगा, इसका प्रेशर टेंशन कम हो जाएगा, तो ये ऊपर तरफ मूव करेगा, है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक माइक्रो स्विच लगा के रख देते हैं, और तो ये जैसे ही ये प्लेट को हिट करेगा तो स्विच अपना पोजीशन चेंज करेगा, NO से NC, NC से M, ठीक है। तो इसके साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा दो, वो सर्किट जो होगा वो आपका या तो अलार्म देगा या फिर ट्रिप करेगा मशीन को, समझ गए, या फिर स्टार्ट कराएगा, स्टार्ट स्टॉप ट्रिप कुछ भी कराओ, आप प्रेशर स्विच से करा सकते हो। क्लियर सर। अब देखो यहाँ से जब आप हमारा जो स्काडा पेज देखे होंगे, जब हम स्काडा खोलते हैं तो यहाँ पे सारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं ना। तो कोई भी एक प्रेशर है, आपका मेन स्ट्रीम प्रेशर है, मेन स्ट्रीम टेम्परेचर है, आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हो, अच्छा 65 kg पे है, तो ये कैसे आ रहा है, वो आ रहा है आपका प्रेशर ट्रांसमीटर से, है ना। अब प्रेशर ट्रांसमीटर लगा दिए है फील्ड में, और वो प्रेशर ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, थ्रू केबल आपका पीएलसी के साथ लगा हुआ है या फिर डीसीएस के साथ लगा हुआ है, और यहाँ से आप फिर स्काडा में देख पा रहे हो,
ठीक है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है, बड़ा एस्पेक्ट है, अभी नहीं छेड़ेंगे इसको। सिर्फ इतना जान के रखो, कोई भी ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आ रहा है वो 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल आ रहा है। ओके। और इसी को हम लोग बोलते हैं एनालॉग इनपुट। ठीक है, एनालॉग इनपुट सिग्नल पीएलसी पे आ रहा है, वही स्काडा में दिख रहा है, वो बाद में करेंगे। तो मोटा मोटी प्रेशर के ऊपर एक अच्छा खासा आइडिया हो गया। अब वैक्यूम प्रेशर, गॉस प्रेशर, ये सब में अब प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? नहीं सर। समझ गया पूरा? ओके। सो अगर प्रेशर समझ गए हैं तो टेम्परेचर को छेड़ते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो क्या है? अपना टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब कोई भी चीज गर्म है ठंडा है वो कंपैरेटिव है, रिलेटिव है। गर्म है कि ठंडा है वो हम देख पा रहे हैं, है ना? सो ये तो हो गया भाई डेफिनेशन। यूनिट बताओ। केल्विन और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, है ना? तो फ़ारेनहाइट बोल रहे हो तो फिर एक और यूनिट होता है, उसको कहते हैं रैंकाइन। ठीक है। सो यहाँ पे एब्सोल्यूट यूनिट क्या है? केल्विन इज द एब्सोल्यूट यूनिट, रैंकाइन इज द एब्सोल्यूट यूनिट। ठीक है, केल्विन डिग्री सेल्सियस का एब्सोल्यूट यूनिट है, रैंकाइन फ़ारेनहाइट का एब्सोल्यूट यूनिट है। क्लियर? अब जैसे हमने बोला था कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ऑफ द स्पेस और व्हाट? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? प्रेशर के केस में तो हमने समझ लिया था कि हमने यहाँ से यहाँ पे हमारा प्रेशर हो रहा है और इसी प्रेशर से बाहर जाते हैं, तो फिर जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, उस जगह पे प्रेशर को हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर मान रहे हैं और वो एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस पे, है ना? उसी पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा उसको एब्सोल्यूट जीरो? जी नहीं, उस पॉइंट के टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं बोले। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज नॉट समथिंग व्हिच इज physically achievable. Absolute zero temperature is that temperature at which all molecular movement ceased. All molecular movement ceased. मतलब at absolute temperature कोई मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेगा, वो एकदम ठंडा होकर फ्रीज हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट सीज होता है, इसका मतलब आपका आइडियल गैस जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आइडियल गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई वॉल्यूम ही नहीं बचेगा, क्योंकि हम आइडियल गैस के मॉलिक्यूलर साइज क्या पकड़ते हैं? नेग्लिजिबल। आइडियल गैस का मॉलिक्यूलर साइज होता है नेग्लिजिबल। अगर साइज नेग्लिजिबल है और इसका अगर मॉलिक्यूलर का कोई मूवमेंट ही है नहीं, तो उसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सारे एक जगह पे आएंगे और एक जगह पे आएंगे और किसी भी मॉलिक्यूल का कोई यही नहीं है, क्या कहते हैं इसको, साइज ही नहीं है, तो वो जीरो हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स जीरो, and which is purely a concept, it is not achievable. Absolute zero temperature is not achievable till date. ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा सारा मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। हम जब सॉलिड पकड़ते हैं, सॉलिड, ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या है? ये तो एक सॉलिड पीस है, तो बट इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें मूवमेंट है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जहां पे पूरा का पूरा कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट ना हो
उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, अब बता सकता है कि at which temperature these two scales become equal, degree centigrade and degree Fahrenheit becomes equal, at which temperature, पता है? डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशन पता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशन नहीं पता। What is the freezing point of water? जीरो। तो मैं इधर पकड़ लेता हूँ डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, इधर पकड़ लेता हूँ ये फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है? -27 ये हो जाएगा मेरा फ़ारेनहाइट स्केल, हम्म इधर हो जाएगा मेरा डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? -270 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है फ्रीजिंग पॉइंट। डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा हूँ, सेल्सियस स्केल बोल रहा हूँ, ठीक है? और बॉइलिंग पॉइंट कितने पे है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और ये कितने प्रेशर पे है? क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? क्या हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट 0 ही होगा? नहीं, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, है ना? हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पे आप अगर इसको फ्रीज कर रहे हो तब 0 पे आ रहा है। और अगर फ़ारेनहाइट स्केल देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट। और फ्रीजिंग पॉइंट कितने पे आएगा? 32 फ़ारेनहाइट पे, ठीक है? तो ये जो स्केल आपको मिला डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का, अगर मैं इसको यहाँ पे कैलिब्रेशन करूँ और एक एक करके काटा लगाओ एक एक डिग्री का, तो यहाँ पे टोटल डिवीजन कितने हो जाएंगे डिग्री सेंटीग्रेड का? 100 डिविजन्स। और अगर मैं फ़ारेनहाइट को स्केल को अगर यहाँ पे डिवीजन करूँ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट करके एक एक डिवीजन पे, तो कितना हो जाएगा टोटल? 212 minus 32 is equal to 180। 180 डिविजन्स होगा एक एक फ़ारेनहाइट करके, है ना? तो अगर कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम लेते हैं और इसको अगर मैं ये कर रहा हूँ, तो दोनों स्केल में क्या रिलेशन आ रहा है कि डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एफ, ये तो 0 पे है नहीं, तो एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 180। समझ में आया दोनों का रिलेशन? इस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे पकड़ लो कि डिग्री सेंटीग्रेड बाय 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाय 180, ठीक है? सो दिस इज द रिलेशन। इसको आप c/5 f माइनस 32 बाई 9 बोल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से याद रखने के लिए दिस इज द बेस्ट वे कि ये तो 100 डिवीजन है, ये 180 वो तो आंखों में रहेगा हमेशा। 100 डिग्री से 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 212 32 इसको याद रखना है। 180 का ये कभी नहीं भूलोगे फिर। सो डिग्री सेंटीग्रेड बाई 100 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 यूनिट, और इस इधर का 1 यूनिट क्या निकलेगा फ़ारेनहाइट में? f माइनस 32 बाई 180, ठीक है? अब जो और एक सवाल पूछते हैं कि भाई एट व्हाट टेम्परेचर द डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट बिकम्स इक्वल, तो हम जब नीचे तरफ आगे बढ़ेंगे इसमें 0 से नीचे जब माइनस में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि एट -40 डिग्री both degree centigrade and degree Fahrenheit becomes equal। -40 डिग्री पे दोनों इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे प्लेस करके देखो -40 बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका -4/10 ही रखते हैं,
और इधर अगर आप करते हो -40 तो -72 हो जाएगा बाई 180, है ना। तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1, इसको डिवाइड करो, हाँ, सो 4/10, 4/10 आएगा, -4/10, ये भी -4/10, -5। सो एट -40 आपको दोनों स्केल जो है ये आपको बराबर दिखेगा, सेम पॉइंट पे दोनों टेम्परेचर। और उसके नीचे जब और जाएंगे एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, आप इसको बोल रहे हो क्या, एब्सोल्यूट जीरो, इसको बोल रहे हो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जहां पे मॉलिक्यूल्स का कोई मूवमेंट नहीं है। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट और हमारे प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, जब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है वो मॉलिक्यूल्स किसी भी सरफेस पे क्या करता है, जाके हीट कर रहा है, और जब हीट कर रहा है तो उसके वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है। टेम्परेचर क्यों क्रिएट हो रहा है, जब ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो अपने बीच पे क्या हो रहे हैं, कोलिशंस हो रहे हैं, उसके वजह से टेम्परेचर रेज हो रहा है। ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी जो भी होगा उसके हिसाब से वो दौड़ेगा, उसी के हिसाब से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर और जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है उसमें खास रिलेशन है ना। सो मॉलिक्यूलर मूवमेंट अगर नहीं रहेगा तो फिर टेम्परेचर पूरा का पूरा इसका जीरो हो जाएगा। क्लियर सर। अब टेम्परेचर का डेफिनेशन समझ गए, उसके यूनिट समझ गए, रिलेशन समझ गए, यूनिट्स में टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हो, सिमिलरली टेम्परेचर गॉज यूज करेंगे, जैसे हमने प्रेशर गॉज यूज किया था। और दूसरा चीज क्या यूज करेंगे, थर्मामीटर। थर्मोमीटर तो चलो ठीक है लिख लेता हूँ, थर्मोमीटर। और क्या यूज करेंगे, इंडस्ट्री में क्या यूज करते हो आप अपने बॉयलर पे, यार आपने बॉयलर पे मेन प्रेशर या फिर ये सब क्या किससे मिल, हाँ थर्मोकपल, थर्मोकपल यूज करते हो, और आरटीडी यूज करते हो। तो थर्मोमीटर डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं जगह जगह के लिए, लेकिन मेनली इंडस्ट्री में अगर आप पीएलसीडीसीएस के साथ कनेक्टेड कोई इंस्ट्रूमेंट देखोगे टेम्परेचर मेजरमेंट का, तो वो होगा आपका थर्मोकपल एंड आरटीडी। और लोकली अगर कहीं पे जाके टेम्परेचर देख रहे हो वो हो जाएगा आपका टेम्परेचर गोज। सो टेम्परेचर गोज हो, थर्मोकपल हो, वो इस टाइप से होगा टेम्परेचर गोज, जिसमें आपको दिखेगा एक लंबा सा स्टेम होता है ना। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, और इसमें रहता है आपका एक कैपिलरी बर्डन ट्यूब रहता है, स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब। इसके अंदर इस टाइप से बर्डन ट्यूब रहेगा, और इसी बर्डन ट्यूब के साथ आपका कनेक्टेड होगा वो गियर पिनियन लगाओ, इसमें नीडल लगाओ, और यहाँ पे एक कैलिब्रेटेड स्केल रख दो कि भाई इतना मूवमेंट पे कितना डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है, ठीक है। सो ये एक टाइप का टेम्परेचर गोज है। और टेम्परेचर गोज हो सकता है बायोमेटेलिक हो सकता है, चलो उसके डिटेल्स पे नहीं जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के अभी। थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल एंड आरटीडी दे आर यूज्ड फॉर रिमोट मॉनिटरिंग। और रिमोट मॉनिटरिंग क्या है, मतलब आप बैठ के पीएलसी डीसीएस पे अपने कंट्रोल रूम पे बैठ के आप देख पा रहे हो उसका टेम्परेचर। और ये कैसे काम करता है, थर्मोकपल कैसे काम करता है बताओ, कुछ बेसिक प्रिंसिपल। थर्मोकपल कौन सा बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, थर्मोकपल वर्क्स ऑन सीबैक इफेक्ट।
Thermocouple works on Seebeck. Seebeck effect. तो ये Seebeck effect क्या है? मतलब whenever two dissimilar metallic wire, ये दो क्या है? dissimilar metallic wire है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग है। जब हम किसी एक एंड पे दोनों को शॉर्ट करते हैं, कोई एक एंड पे हमने शॉर्ट कर दिया और जिस एंड को शॉर्ट किया उसको अगर आप गर्म जगह पे रखते हो, इसका मतलब ये जो ओपन एंड है, दिस एंड जहां पे आपने शॉर्ट किया है उस एंड, ये दोनों जगह पे क्या होना पड़ेगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर रहेगा तो यहाँ पे कोल्ड जंक्शन पे मुझको ईएमएफ मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ मिली वोल्ट। एक वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। अब कोई भी दो तार ले लो, उसको कनेक्ट करो, एक एंड गरम करो, दूसरा एंड जो थोड़ा दूर पे रहेगा वहां पे आप वोल्ट मीटर लगा के मेजर करो, आपको मिली वोल्ट मिलेगा, ठीक है। ईएमएफ जनरेट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड योर सीबेक इफेक्ट। और क्योंकि यहाँ पे मिली वोल्ट जनरेट हो रहा है, इसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं मिली एम्पियर में, या फिर हम डायरेक्टली आपके पीएलसी में लगा के मॉड्यूल्स में या फिर टेम्परेचर स्कैनर में लगा के हम इसको मेजर कर सकते हैं कि कितना मिली वोल्ट पे कितना टेम्परेचर दिखाएगा। क्लियर? थर्मोकपल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आर टाइप, के टाइप, जे टाइप, है ना। तो हम इंडस्ट्री में जो यूज कर रहे हैं वो उसको हम बोलते हैं के टाइप थर्मोकपल। और के टाइप थर्मोकपल जो है माइनस में भी कर सकते हैं, बट हम बोल रहे हैं कि 0 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर कर सकता है टेम्परेचर। और इसमें जो मटेरियल रहता है वो होता है आपका एल्यूमेल एंड क्रोमेल। मतलब एल्यूमिनियम निकल का एक एलॉय और क्रोमियम निकल का एक एलॉय, ये दो एलॉय का तार बना के हम मेजर करते हैं, जिसका रेंज काफी अच्छा है, 0 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये के टाइप थर्मोकपल हम यूज करते हैं अपने इंडस्ट्री। क्लियर? क्लियर सर। लास्ट वन इज बाय आरटीडी। और आरटीडी क्या है? आरटीडी बेस्ड करता है कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ एनी मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो मेटल होते हैं या फिर मेटेलिक एलॉयज कुछ बनाते हैं हम लोग, वो इस टाइप से बनता है, इसको हम बोलते हैं पीटीसी मटेरियल, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल क्या होता है कि रेजिस्टेंस, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा। तो हम एक ही तार लेंगे यहाँ पे, सेम मेटल का, एक प्योर मेटल का एक तार लेंगे और इसको गर्म करेंगे। और जैसे जैसे वो मेटल गर्म होगा तो इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है, करंट का जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर, वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स विगोरस होगा। और विगोरस होगा तो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हम यहाँ पे वो रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सो ये होता है आरटीडी। और आरटीडी का जो टाइप हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं PT100। और भी बहुत सारे वैरायटी के आते हैं, हम जो यूज करते हैं इंडस्ट्री में उसको कहते हैं हम लोग PT100। PT मतलब प्लेटिनम, 100 मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री इज 100 ओम। मतलब प्लेटिनम का एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ओम का रेजिस्टेंस शो करेगा। अब उसके ऊपर आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके हिसाब से टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होता रहेगा। क्लियर? क्लियर सर। सो प्रेशर मेजरमेंट समझ गए भाई, टेम्परेचर मेजरमेंट समझ गए भाई, है ना। इसके डिटेल्स में नहीं गया हूं, मैं सिर्फ ओवरऑल ऊपर में आप लोगों को कुछ आइडिया दिया हूं कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इस टाइप से हम मेजर करते हैं, ये सारे यूनिट्स है ना। और आगे चल के देखेंगे और भी, अगर उसके अंदर जाना पड़ता है डिटेल्स में तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई सवाल है तो बोलो। Any questions, anybody? नहीं सर, मुझे तो नहीं सर।
सवाल नहीं है। चलो ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे रखते हैं, है ना। और प्रेशर मेजरमेंट, देखो प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके साथ आपको फ्लो और लेवल भी देखना है। ये 4 पैरामीटर ऐसे होते हैं कि आप किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में जाते हो, वहां पे प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो एंड लेवल का खेला है, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन है उसको बहुत बढ़िया से समझो कि ये कोई भी लिक्विड है या सॉलिड है, उसका जो हम लोग बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि कितने प्रेशर पे आप क्या टेम्परेचर रख रहे हो। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट, सपोज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, कितने प्रेशर पे? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। आप प्रेशर को कम करके लेके आओ, आप 0.1 आटा कर लो। 0.1 आटा, अंशुमन बोल रहा था कि आटा को एक बार समझाइए। आटा मतलब एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट। तो हम एब्सोल्यूट प्रेशर के हिसाब से जब पकड़ रहे हैं तो उसी को बोल रहे हैं। एक बार फिर से वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आता है मैं तो वीडियो अपलोड करूंगा ही, नहीं समझ में आता है तो बताना, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। तो एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो को पकड़ के अगर आप डिजाइन कर रहे हो, जब हम मशीन को डिजाइन करते हैं, जैसे टरबाइन को डिजाइन कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिजाइन नहीं कर सकते हो सकता है हमारे यहाँ पे जब हम लेबोरेटरी में डिजाइन कर रहे हैं तो वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जहां पे ये जाके यूज होगा, तो दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होगा। हो सकता है हिमालय की चोटी पे हो सकता है अमेरिका में हो सकता है स्विट्जरलैंड में हो। तो हर एक जगह का अपना थोड़ा बहुत तो प्रेशर वेरिएशन करेगा। इक्वेटर पे बनाए हो, पोल पे जाके यूज कर रहे हो, तो प्रेशर डिफरेंस आएगा। हाइट के हिसाब से प्रेशर, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करेगा, है ना। तो इसीलिए जब मशीन को डिजाइन करते हैं तो उसको डिजाइन पैरामीटर हम लोग एब्सोल्यूट पैरामीटर लेके डिजाइन करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट पैरामीटर तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, हर एक जगह पे जब आप कंसीडर कर रहे हो कि ये मशीन है, तो उसको आप एब्सोल्यूट प्रेशर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ले लो। तो एब्सोल्यूट प्रेशर पे क्या हो जाएगा कि आपका प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा एटलीस्ट, समझ रहे हो। तो आप कोई भी मैनुअल खोलेंगे, स्टीम टरबाइन का मैनुअल खोलो, गैस टरबाइन का मैनुअल खोलो, देखोगे HMBD देखोगे, वहां पे आटा लिखा होगा, ये ठीक है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आटा जो है वो शायद से गलती से बैठ गया, हो सकता है AM था, ATM होना चाहिए था, आटा तो कुछ पड़े ही नहीं है आज तक, तो ये होता क्या है। तो आई होप अब इस और ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। हाँ सर, चलो ठीक है, आज के लिए यहाँ पे खत्म, नेक्स्ट डे मिलते हैं, ओके। और तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, को कुछ जो हो रहा था बॉयलर में? हाँ सर, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, पर उसमें अभी ट्यूब का लीकेज बाकी है अभी भी। थोड़ा थोड़ा दिख, मीन्स पानी आता है इसमें विंड बॉक्स से। विंड बॉक्स से? हाँ, पानी आता है कंटिन्यू, सड़ गया है पूरा नीचे का, ऊपर का भी थोड़ा सा। रिंग ट्यूब्स डैमेज हुआ है? हाँ, रिंग ट्यूब बार बार ट्यूब लीकेज होता है, तो उसने वेल्डिंग कर दे, फिर वो लीकेज होता है। उसके बाद अभी विंड बॉक्स का जो बॉटम प्लेट है वो शायद लीकेज है, तो इसलिए वो। विंड बॉक्स का नहीं, DP का विंड बॉक्स का बॉटम प्लेट, विंड बॉक्स का बॉटम प्लेट अगर लीकेज होगा उधर से तो हवा निकलेगा। विंड बॉक्स का नीचे का अगर प्लेट में अगर होल है तब तो उधर से एयर निकल रहा होगा। ड्रेन से पानी, और कहाँ से पानी आ रहा है? ड्रेन से आ रहा है ना? ड्रेन से भी आ रहा है। बेड ड्रेन लाइन से आ रहा है। बेड मटेरियल के साथ बेड ड्रेन लाइन से आ रहा है पानी। हाँ, बेड ड्रेन से आ रहा है। तो इसका मतलब आपका वॉल ट्यूब या फिर रिंग ट्यूब्स वगैरह पंक्चर हुए होंगे। टेम्परेचर को देखो, टेम्परेचर वेरिएशन कहाँ पे हो रहा है वो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे कम हो रहा है टेम्परेचर, है ना। जहाँ पे पानी लीक करेगा, अगर बेड का टेम्परेचर है तो वहां पे वेरिएशन आएगा, पहले कितना था अभी कितना आ रहा है।
वॉल से लीकेज हो सकता है ना, वॉल ट्यूब्स लीक कर सकता है, या फिर बेड कॉइल्स लीक कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या फ्रीक्वेंटली होता है क्या? हाँ, अभी कंटिन्यूसली हो रहा है। अब कल तो मीन्स बेड मटेरियल जब चार्ज कर दे तो एक शिप में, 2 शिप में अच्छा रहता है, कभी कभी एक शिप में पूरा वाटर आता है बेड मतलब रेट्स। कितना कितना दिन हो गया कॉइल्स का, कितना टाइम हो गया चेंज करते हुए? चेंज करते हुए उसको अभी 1.5 साल हो गया होगा। अभी 2 दिन पहले चेंज किया था। पहले उसने 1.5 साल पहले किया था। मतलब पूरा पूरा बैंक, हाँ पूरा बैंक चेंज किया था 1.5 साल में, चला गया? हाँ, चलो ठीक है। तो पूरा मटेरियल बैंक से। मटेरियल का डिफेक्टिव ये होगा, इतना जल्दी जाना नहीं चाहिए। या फिर आपका पानी देखो, पानी का भी इफेक्ट हो सकता है, हम्म पानी की वजह से हो सकता है। और अगर आपका बैट कॉइल जा रहा है तो फिर बैट कॉइल का नीचे का जो स्टड्स है, हम्म स्टड को चेक करो, स्टड फ्लैट हो गया होगा, और स्टड्स अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर उसके नीचे कुछ एक प्रोटेक्शन प्लेट लगा सकते हैं हल्का सा, ताकि पकड़ लो। ये है ना आपका बेड कॉइल, हम्म इसी में जाके हीट कर रहा है आपका बेड मटेरियल, है ना। तो इसके हम्म नीचे अगर एक प्लेट लगाते हैं, थोड़ा सा हीट हम्म ट्रांसफर में ये आएगा, लेकिन सिर्फ नीचे तरफ अगर हम्म लगा देते हो तो वो हम्म प्लेट पे लगेगा, आपका ट्यूब पंक्चर नहीं। अगर बेड कॉइल फ्लूइडाइजेशन की वजह से अगर बेड कॉइल पंक्चर हो रहा है तो कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो देखो क्या दिक्कत आता है ना। चलो आज के हाँ लिए यहाँ तक, बाय। ठीक है सर, थैंक यू सर।